बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? यकीनन खैरियत से होंगे और घरों में स्टे कर रहे होंगे, घरों से बाहर बिल्कुल मत निकलें। तो आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिबाय-हैक्केल थ्योरी। डिबाय-हैक्केल थ्योरी क्या है, ये हमें क्या बताती है? हम जानते हैं कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसको सोल्यूशन में डालें तो वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाए, इस सब्सटेंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन में डाला, अपने आयन में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि सोडियम क्लोराइड, इसको सोल्यूशन में डाला, सोडियम आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन बन जाएगा जब सोडियम क्लोराइड में डिसोसिएशन हो जाएगी। इस चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह कुछ हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जिसको सोल्यूशन में डालें तो वो सारे का सारा डिसोसिएट ना हो, बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट हो, बहुत थोड़ा सा अपने आयन में तहलील हो, डिसोसिएट हो, वो कहलाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसको सोल्यूशन में डालें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, सारे का सारा अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए। सब्सटेंस सोल्यूशन में डाला, सारे का सारा अपने आयन में तकरीबन डिसोसिएट हो जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब हम सोल्यूशन में डालें तो बहुत कम कंडक्टेंस होती है। जब इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में डालें तो वो अपने आयन में कन्वर्ट होता है और वो आयंस कॉज करते हैं कंडक्टेंस, वो आयंस वजह बनते हैं कंडक्टेंस की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में चूँकि बहुत कम डिसोसिएशन होगी तो बहुत कम कंडक्टेंस होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में चूँकि बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन होगी इनटू आयंस तो बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम डाइल्यूशन करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी आयंस की डिसोसिएशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट मॉडरेट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पे भी अच्छा खासा आयोनाइज्ड होता है तो वो अच्छी खासी कंडक्टेंस शो करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी कंडक्टेंस पे असरअंदाज होंगे, ये हमें बताती है डिबाय-हैक्केल थ्योरी। इंट्रोडक्शन है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद द डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो बहुत कम डाइल्यूशन शो करेगा, लेकिन जब उसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो बहुत कम डिसोसिएशन शो करेगा, बहुत कम कंडक्टेंस शो करेगा, लेकिन जब हम उसकी डाइल्यूशन करेंगे तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। आर्हेनियस थ्योरी कहती है कि कंडक्टेंस इंक्रीज बिकॉज dissociation of a weak electrolyte increase with dilution. Strong electrolytes gets dissociation even at moderate concentration. जब हम strong electrolyte की dilution करते हैं तो उसकी conductance कैसे increase होती है, वो कौन से factors हैं, ये सब चीज़ें हमें बताती है डिबाय-हैक्केल थ्योरी। स्टूडेंट्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस को और बढ़ा देते हैं। वो फैक्टर्स कौन से हैं? रिलैक्सेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे ये फैक्टर्स क्या हैं। तो जी हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे रिलैक्सेशन इफेक्ट और एसिमेट्री इफेक्ट। रिलैक्सेशन इफेक्ट क्या है? जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को सोल्यूशन में डालें तो वो अपने आयन में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रोलाइट्स कन्वर्ट हो जाता है जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को सोल्यूशन में डालें। हम जानते हैं कि अपोजिटली जो चार्जेस हैं ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में आ जाता है और इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं सारे नेगेटिव चार्जेस। एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर में आ गया और इसके अपोजिट चार्ज जो कि नेगेटिव हैं वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और एक आयोनिक एटमॉस्फेयर बना देते हैं, आयोनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं। अब कोई इसमें करंट पास नहीं हो रहा तो ये आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिक होगी। आयोनिक एटमॉस्फेयर इज सिमेट्रिकल, सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज ने एक फ़ज़ा क्रिएट कर दी जो कि एक आयोनिक एटमॉस्फेयर कहलाती है और ये सिमेट्रिक आयोनिक एटमॉस्फेयर होगी। जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को बिजली के साथ कनेक्ट करेंगे, करंट पास होगा तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव कर रहा है
देखिए क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा तो ये आयोनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगी, आयोनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब ये आयोनिक एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गई, ये पुरानी वाली ओल्ड एटमॉस्फेयर आयोनिक एटमॉस्फेयर डाइज आउट हो गई, ये मर गई, ख़त्म हो गई। अब एक नई आयोनिक एटमॉस्फेयर बनेगी। आयंस कोशिश करेंगे कि इस पॉजिटिव नेगेटिव आयन कोशिश करेंगे कि इस पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द एक न्यू आयोनिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करें। तो इसमें एक टाइम का गैप आएगा, पुरानी वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर का ख़त्म होना और नई वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर का क्रिएट होने में एक टाइम का गैप होगा, जिसको हम कहेंगे रिलैक्सेशन, जिसको हम कहेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। पुरानी वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर का डिसअपेयर होना और नई वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर का बनना, ये डिफरेंट टाइम पे होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसमें होगा, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब यहाँ देखें आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल है और यहाँ आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल नहीं है। इसको हम एक और तरह डिस्कस करते हैं। जब ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो इसके पीछे ज़्यादा नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे, इसके सामने आयन कम होंगे और इसके पीछे ज़्यादा अपोजिट चार्ज नेगेटिव आयन इसके पीछे ज़्यादा होंगे, जो कि इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ खींचेंगे। ये नेगेटिव आयन, जब ये पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करना शुरू करेगा तो नेगेटिव आयन जो कि इसके पीछे सारे लग जाएंगे और इसे अपनी तरफ खींचना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से इस आयन की मूवमेंट रुक जाएगी। ये होगा ड्यू टू एसिमेट्री। यानी कि इसमें यह है कि जब करंट पास नहीं करेगा तो एक आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल है, जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। जब करंट पास करेगा इलेक्ट्रोड पे अपोजिट चार्ज आएंगे तो आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल नहीं है, आयोनिक एटमॉस्फेयर सिमेट्रिकल नहीं है। आयोनिक एटमॉस्फेयर का, पुरानी वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर का डाइज आउट होना, डिसअपेयर होना और नई वाली आयोनिक एटमॉस्फेयर के बनने में एक टाइम का गैप है। ये एक ही टाइम पे नहीं होगा, टाइम का एक डिफरेंस है जो कि कहलाता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और चूंकि यहाँ सिमेट्री डिस्टर्ब होती है इसलिए हम इसे एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं और रिलैक्सेशन इफेक्ट भी कहते हैं। डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। देखें उस पर जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी है। जब पॉजिटिव आयन इस तरफ मूव करता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और नेगेटिव आयन इसके अपोजिट मूव करते हैं तो उसी टाइम चूँकि यहाँ सॉल्वेंट भी है, सॉल्वेंट की स्ट्रीम भी है, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आयन सॉल्वेंट की स्ट्रीम के भी अगेंस्ट मूव कर रहा है। सॉल्वेंट इस तरफ मूव कर रहा है, सॉल्वेंट की जो स्ट्रीम है उसके अगेंस्ट मूवमेंट है पॉजिटिव आयन की, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन की मोशन को मुश्किल होगी, इसकी मोशन रिटार्ड होगी, स्टॉप होगी, रुक जाएगी। ये कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। द मूवमेंट ऑफ द सेंट्रल आयन इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ आयोनिक एटमॉस्फेयर एंड दैट ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इस सेंट्रल आयन की मूवमेंट रुक जाएगी क्योंकि सेंट्रल आयन जब इधर मूव कर रहा है तो उसको पीछे से खींच रहे हैं उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज, और उसी टाइम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी है जो कि ऐसे उसकी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपोजिटली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट रुक जाएगी। ये कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। देखें एक तीसरी चीज़ है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ए मीडियम। जिस मीडियम में आयोनिक एटमॉस्फेयर और सेंट्रल आयन मूव कर रहे होंगे उसी मीडियम की खुद की रेजिस्टेंस भी होगी, वो मीडियम भी रेजिस्ट करेगा उनके मूवमेंट पे। उस मीडियम की रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम पे एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम पे। फिर है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। ऊपर जो हमने तीन चीज़ें एक्सप्लेन की, पहला था एसिमेट्रिकल इफेक्ट, फिर दूसरा था
इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट तीसरा है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ ए मीडियम। इन तीन चीज़ों को देखते हुए डिबाय और हक्कल ने 1923 में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाया। ये रिलेशनशिप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान था। फिर 1926 में ऑन सागर ने इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया और एक इक्वेशन डेवलप की जिसको कहते हैं डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। तो जी हाँ, देखें ये है डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। ये एक लेंथी सी एक बड़ा सारी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको याद नहीं करना। इस इक्वेशन में जो पैरामीटर है उनको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ लेमडा, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे। दिस इज लेमडा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर लें उस वक्त जो कंडक्टेंस होगी उसको लेमडा नॉट से ज़ाहिर करेंगे। डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जो मीडियम है हर मीडियम का एक मखसूस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ईटा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, हर मीडियम की अपनी एक विस्कोसिटी होती है। टी टेम्परेचर, उस वक्त जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। सी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखें किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेम्परेचर, विस्कोसिटी ये कांस्टेंट होगी। पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, मखसूस सॉल्वेंट के लिए डी टी ईटा कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, टेम्परेचर, ईटा, ये सारे कांस्टेंट होंगे। इन सब की वैल्यू कांस्टेंट्स होगी। 82.4 इज़ ए कांस्टेंट नंबर। डी भी कांस्टेंट, टी भी हमने कांस्टेंट ले लिया, ईटा भी कांस्टेंट ले लिया, ये सारे कांस्टेंट ले लिए तो इसको एक अलग ए के बराबर कह दिया। ए इज़ ए कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट है जो कि इन सब कांस्टेंट्स का मजमुआ है। इसी तरह बी भी एक कांस्टेंट्स है जो कि इन सब कांस्टेंट्स का मजमुआ है। ये सारे कांस्टेंट्स मिलके एक अनदर कांस्टेंट कहलाएंगे बी एक कांस्टेंट्स है जो इन सब कांस्टेंट्स चीज़ों का मजमुआ है। हमने वो जो पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी उस इक्वेशन में हमने कांस्टेंट को डिवाइस किया, कांस्टेंट ए और कांस्टेंट बी। अब हम पूरी इक्वेशन लिखने के बजाय उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन की शेप ये बन जाएगी। अब देखें ये जो लेमडा है ये छोटा है, स्मॉल है लेमडा नॉट से, जो कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट एनी डाइल्यूशन। ये क्यों है? ये भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और ये भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लेकिन ये वाली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस छोटी है इस वाली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से। उसकी रीज़न ये है एसिमेट्री इफेक्ट और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, जिसको हमने पहले डिस्कस किया। तो जी हाँ, आज का लेक्चर यहीं तक। आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, किसी चीज़ से आप डिसएग्री कर रहे हो, किसी चीज़ से आप एग्री कर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं।